आज का ये वीडियो रिटेल इन्वेस्टर्स की आंख खोल कर रख देगा। यस, लास्ट फ्राइडे यानी 30 जनवरी तक सिल्वर अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रहा था। 1 किलो सिल्वर क्लोज टू 4 लाख रुपीस तक पहुंच चुका था। चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। पहली बार 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है चांदी। जनवरी में ही सिल्वर की प्राइसेस 30 दिनों में 73% बढ़ चुके थे। फिर आता है 30 जनवरी का ब्लैक फ्राइडे। दुनिया भर के बाजारों में सिल्वर के प्राइसेस गिरने लगते हैं और गिरते गिरते एक ही दिन में सिल्वर की प्राइसेस 30% तक गिर जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में 30 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। काफी समय के बाद सोने और चांदी के मार्केट में आज कोहराम मचा हुआ है। चांदी करीब 80,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। दुनिया भर की मीडिया इस गिरावट का क्या बहाना देती है? केविन वॉर्श कि केविन वॉर्श यूएस फेड के नेक्स्ट चेयरमैन बनने जा रहे हैं और पूरी मीडिया ये नैरेटिव बनाती है कि इसी शख्स की वजह से दुनिया भर में सिल्वर गिरा है। आगे मीडिया ये भी कहती है कि केविन वॉर्श की जो स्ट्रैटेजी है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करने की है, जिसके चलते वो ज़्यादा पैसा प्रिंट नहीं होने देंगे और ज़्यादा पैसा प्रिंट नहीं होने देंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी डॉलर स्ट्रांग हो जाता है जो कमोडिटीज़ हैं वो वीक हो जाती है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया। तो क्या ये लॉजिक पूरी तरह से गलत है, झूठा है? मे बी नॉट। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी यानी फ्राइडे को, यानी जिस दिन क्रैश हुआ उस दिन बहुत सारे इत्तेफाक हुए। यस, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, 4 इत्तेफाक उस दिन हुए। और ये चारों इत्तेफाक जब आप समझ लेंगे तब आपको समझेगा कि दुनिया में मार्केट कौन चला रहा है और कैसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज रिटेलर्स को हमेशा बेवकूफ़ बनाते आ रही है। बात है 30 जनवरी यानी फ्राइडे की। जेपी मॉर्गन और कई सारी बड़ी बड़ी बैंक्स अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करते हैं एग्जैक्टली सिल्वर के लोएस्ट लेवल पर। नाउ अब आप पूछेंगे कि शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, तो जिनको पता नहीं है बस क्विकली बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब हमें मुनाफा होता है। शॉर्ट पोजीशन उल्टी होती है, यानी जब उस एसेट की प्राइस गिरेगी तब जाके आपको फायदा मिलेगा। यानी कि नॉर्मली हम पहले बाय करते हैं बाद में सेल करते हैं। शॉर्ट पोजीशन में उल्टा, पहले आप सेल करेंगे और बाद में बाय करेंगे। अब देखिए, जेपी मॉर्गन और बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स ने जब अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज की, यानी उनको फिर सिल्वर बाय करना पड़ा बड़ी मात्रा में। तो जब बड़ी मात्रा में जब आप सिल्वर बाय करते हैं तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हुआ। उस दिन, उस सेम दिन सिल्वर की प्राइसेस 30% तक गिर गई। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं ये छोटी मोटी अमाउंट तो शॉर्ट नहीं करते, बहुत बड़ी मात्रा में ये शॉर्ट करते हैं। और एक ही दिन में जब सबकी पोजीशंस क्लोज हो रही थी तो फिर प्राइस कैसे बढ़ी? साथ ही मार्केट में ये भी अफवाहें थी कि बहुत सारी जो बैंक्स है, जेपी मॉर्गन जैसी, उन्हें पहले भी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करनी पड़ी थी जिसमें उन्हें नुकसान हुआ। और जब जब इनको शॉर्ट पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है तब सिल्वर की प्राइसेस या कमोडिटी की प्राइसेस जनरली बढ़ती है। रिटेलर्स को लगा कि अब भी ये शॉर्ट पोजीशन क्लोज करेंगे तो प्राइसेस और बढ़ेगी, पर्टिकुलरली 30th को और उसके बाद, इसलिए उन्होंने भी उससे 1-2 दिन पहले पोजीशन ली। लेकिन जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो बस एक इत्तेफाक नहीं था। क्या था, आगे बताता हूँ। इसी बीच दूसरा इत्तेफाक होता है, इत्तेफाक नंबर 2। सेम फ्राइडे ग्लोबल मेटल मार्केट में लिक्विडिटी सडनली डिसअपियर हो जाती है। लंदन मेटल एक्सचेंज की सिस्टम्स अचानक से ऑफलाइन चली जाती है। हाँ, ऑफलाइन चली जाती है। और आप इत्तेफाक तो देखिए, इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक का बाप है ये कि HSBC की भी ट्रेडिंग सिस्टम्स उसी टाइम ऑफलाइन चली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये सब रिसर्च करना, वैल्यूएशन करना, इसके लिए टाइम नहीं दे पाते। और ऐसे ही बिजी लोगों के लिए वी हैव लॉन्च्ड इकाशी प्रो, जिसमें मेरी टीम आपका काम बिल्कुल आसान करेगी। वो अच्छे शेयर्स ढूंढेगी, उन पर रिसर्च करेगी, वैल्यूएशन निकालेगी और अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम है या नहीं वो भी आपको बताएगी। और साथ ही उस स्टॉक को आपके लिए डेली बेसिस पर ट्रैक भी करेगी, जिससे आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। एंड यस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स है। एक 6 मंथ्स का है जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे और दूसरा 12 महीने का है जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी। तो देर किस बात की, इकाशी प्रो का इंक्वायरी फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरिए और मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। सो सी यू इन द कम्युनिटी। एंड यस, वन मोर थिंग, हमने रिसेंटली इकाशी टाइम्स कम्युनिटी भी लॉन्च की है, जहां पर स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट्स और सारे IPOs के रिव्यूज यहां पर आपको मिलते हैं। वैसे इस इकाशी टाइम्स कम्युनिटी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 2,999 पर एनम है, लेकिन इकाशी प्रो के साथ ये आपको बिल्कुल फ्री मिलता है अगर आप इस मंथ इकाशी प्रो में एनरोल करते हो तो इस स्पेशल ऑफर का भी जरूर फायदा ले। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए, जो लंदन मेटल एक्सचेंज है जिसे LME के नाम से जाना जाता है, तो LME और बाकी जो HSBC जैसी बड़ी बड़ी बैंक्स है, ये कोई छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है। ये वो प्लेयर्स है जो मेटल्स को बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं
और जब अचानक से ऑफलाइन हो गए तो उसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर है वो नॉर्मली फ्लो नहीं हो रही थी। यानी कि जब जेपी मॉर्गन और बाकी बैंक्स अपनी शॉर्ट पोजीशन बायबैक कर रहे थे तो उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बायर्स ही नहीं थे, और ऐसे में एक्सचेंजेस का जो प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से फेल हो गया। और ऐसे में क्या होता है कि प्राइसेस गैप डाउन हो जाती है और सडनली बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाती है, और एग्जैक्टली यही फ्राइडे को हुआ। अब इतने सारे इत्तेफाक आपने सुन ही लिए, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी आता है इत्तेफाक नंबर 3, और ये वही इत्तेफाक है जहां पर रियल डैमेज स्टार्ट होता है। कॉमेक्स और बाकी एक्सचेंजेस धीरे धीरे शांतिपूर्वक तरीके से दिसंबर से अपनी मार्जिन्स बढ़ा रहे थे। इसकी कोई हेडलाइन नहीं थी, ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज, जस्ट अ सर्कुलर। ये जो मार्जिन है ये बहुत अग्रेसिवली बढ़ाई जा रही थी। अब आप अगर कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई ये मार्जिन क्या है और क्या आप बोल रहे हैं, मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि देखिए, अगर आप लीवरेज यानी जो मार्जिन ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है वो लेकर, मतलब 5x 10x जो भी मार्जिन है वो लेकर आपने सिल्वर के फ्यूचर्स खरीदे हैं। अब इसी बीच अचानक से आपका ब्रोकर कॉल करता है और बोलता है भाई ब्रिंग मोर मनी। अगर आपने अकाउंट में पैसा ऐड किया तो ठीक है, नहीं ऐड किया तो ब्रोकर ने आपकी जो पोजीशन है वो फोर्सफुली क्लोज कर दी। अब देखिए, बहुत सारे जो पर्टिकुलरली सिल्वर में ट्रेडर्स है, कमोडिटी ट्रेडर्स है, वो फुल्ली लिवरेज थे, जितना पैसा था डाल चुके थे। अब उनके पास कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा कैश नहीं डाला, तो उनकी जो पोजीशन है वो फोर्सफुली क्लोज कर दी गई। अब ऐसे में एक पोजीशन क्लोज हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, इस तरह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अगर आप पोजीशन क्लोज कर रहे हैं अपनी फ्यूचर्स की तो आप सेल कर रहे हो पर्टिकुलरली। तो इतनी भारी मात्रा में सेल आ गया तो प्राइसेस गिरने लगी। गिरते गिरते बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हुए, तो उनकी तरफ से भी सेल ऑर्डर आने लगी। तो ऐसे में मार्केट में एक ऐसा टाइम आ गया कि पूरा मार्केट पैनिक हो गया। अब आप ही बताइए कि ये सारी चीज़ें एक और हो रही थी, और वही दूसरी ओर मीडिया क्या कह रही थी, बस केविन वॉर्श आए हैं उनकी वजह से हो रहा है। और हाँ, अभी भी एक और इत्तेफाक बताना आपको बाकी है। ये एक ऐसा इत्तेफाक था जो मेक श्योर करने वाला था कि जब प्राइस गिरेगी तो रिकवरी होंगी ही नहीं। सारी चीज़ें कौन प्लान कर रहा था आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो फ्राइडे के दिन एशियन मार्केट्स ऑलरेडी क्लोज थे, इंडिया ऑलरेडी क्लोज था, चाइना क्लोज था, मोस्ट ऑफ द एशिया क्लोज था। और एशिया ही वो मार्केट है जहाँ पर फिजिकल सिल्वर गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स, इंडस्ट्रियल बाइंग, ये सारी चीज़ें एशिया से ही जनरली बहुत ज़्यादा मात्रा में बाई की जाती है। और ऐसे में जब ग्लोबली सिल्वर की प्राइसेस गिर रही हो तो फिजिकल बाइंग की वजह से एशिया वो बाइंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे मार्केट में रिकवरी हो सकती थी। तो मार्केट्स तो क्लोज थे, फिजिकल बायर्स भी नहीं थे, आर्बिट्राज भी नहीं था, ओनली वेस्टर्न मार्केट वॉज एक्टिव। अब आप थोड़ा एक कदम पीछे जाइए और इन सारी चीजों को एक बार सोचिए वन बाय वन कि बिग बैंक्स अपनी शॉर्ट पोजीशन बॉटम पर क्लोज करती है, मेजर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अचानक से ऑफलाइन चले जाते हैं, मार्जिन्स अचानक से बढ़ाई जाती है और फिजिकल बाइंग मार्केट्स बंद है। 4 इत्तेफाक सेम डे सेम मार्केट। क्या ये पूरी तरह से प्री प्लान था? टू मच कोइंसिडेंस। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये क्रैश जो था ये नॉर्मल नहीं था, नेचुरल नहीं था। ये केविन वॉर्श के बारे में नहीं था, ये फेड के बारे में नहीं था, ये डॉलर के बारे में नहीं था, ये बस हेडलाइंस थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रसाद सर आप क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी में आ गए? नहीं, मैं आपको और भी कुछ डेटा बताने वाला हूँ, सुनते जाइए। थोड़ा हिस्ट्री में जाके मैं आपको ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने क्या इस तरह की चीज़ें पहले भी की है। तो देखिए, बिटवीन 2008 एंड 2016 जेपी मॉर्गन ट्रेडर्स ने सिल्वर, गोल्ड और यूएस ट्रेजरी फ्यूचर्स की प्राइसेस मैनिपुलेट की है। कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 टाइम्स नहीं, 500 टाइम्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। और ये डेटा के साथ मैं बोल रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें किसी जूनियर ट्रेडर ने नहीं की थी, ना ही एक्सीडेंटल थी। दिस वाज अ सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन। जो सीनियर प्रीशियस मेटल ट्रेडर्स हैं, जेपी मॉर्गन के डेस्क पे बैठने वाले, ये सारे लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। और मैनिपुलेशन के लिए जो मेथड इन्होंने यूज़ की थी उसका नाम है स्पूफिंग। सवाल आएगा, स्पूफिंग का मतलब क्या है? क्या ये टेक्निक है? देखिए, स्पूफिंग मतलब क्या है कि फेक ऑर्डर आप प्लेस करो जिसको आपको कभी एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, जिससे आपको बस प्राइसेस को मैनिपुलेट करना है और बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देनी है। जब अचानक से आप फेक डिमांड बढ़ाने लगते हो तो मार्केट में प्राइस पर इंपैक्ट होगा ही कि आपने ऑर्डर डाल दी हायर प्राइसेस पर, आपको एग्जीक्यूट करना नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है। आम आदमी थोड़ी ना सोचेगा इतना कि ये फेक है कि रियल है, सबको रियल ही लगेगा। लेकिन बाद में फिर ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्डर बाय डालते हैं, मार्केट को लगता है बहुत सारे बायर्स आ गए, अचानक से ऑर्डर कैंसिल कर देते, प्राइस तुरंत मैनिपुलेट हो जाती है। हालांकि ये जो पूरी टेक्निक है ये इलीगल है। एक एग्जांपल से मैं आपको क्विकली बताता हूँ। लेट से किसी बड़ी बैंक को फेक सेलिंग प्रेशर बनाना है, वो क्या करेंगे? तो जैसे जेपी मॉर्गन को ये करना है तो वो क्या करेंगे, ह्यूज सेल ऑर्डर डाल देंगे सेलिंग फ्यूचर्स में जो नॉर्मल मार्केट साइज से 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा है। बाकी लोग सोचेंगे यार कि समवन बिग इज डंपिंग सिल्वर,
प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, तो उन सेल ऑर्डर्स को देख के एक आम ट्रेडर सेल ऑर्डर डालना शुरू कर देगा कि ये तो खतरे की घंटी है। एल्गोरिदम्स भी ऑटो सेल करेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगी और सिल्वर प्राइस तुरंत फॉल हो जाएगी। फिर बाद में क्या करेगा, जेपी मॉर्गन उन ऑर्डर को, सेल ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, क्योंकि उन्हें कभी वो एग्जीक्यूट करनी ही नहीं थी, उनको बस प्राइस को मैनिपुलेट करना था। और फिर इसी प्रोसेस में ऐसा करके वो प्राइसेस को अपनी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब डिपेंड करता है कि उन्हें प्राइस बढ़ानी है कि गिरानी है, उस हिसाब से वो बाय या सेल ऑर्डर जो भी डालनी है वो बल्क में बहुत बड़ी मात्रा में, मार्केट साइज से भी बड़ी मात्रा में डालते हैं। और ये जो चीज़ है ये एक बार दो बार नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रिपीट हुई। और फिर इसी बीच एक ट्रेडर ऐसा था कि जो इंटरनली इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, जिसे बाद में यूएस में द बॉस ऑफ स्पूफिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें दो मेन फिगर्स इन्वॉल्व थे, दो मेन लोग। माइकल नोवाक, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफ जेपी मॉर्गन्स ग्लोबल प्रीशियस मेटल डेस्क, इसे जनरली बॉस के नाम से जाना जाता था। दूसरा था ग्रेग स्मिथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंटरनली एक्सपर्ट स्पूफर। ये एक्सट्रीमली फास्ट माउस क्लिकिंग के लिए जाना जाता था, टू प्लेस एंड कैंसिल फेक ऑर्डर्स। इन दोनों ने मिलके गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर्स को 2008 से 2016 इन 8-9 सालों के लिए मैनिपुलेट किया। 2022 में इन पर जो आरोप है वो सिद्ध हुए। पनिशमेंट क्या हुई, तो 2020 में जेपी मॉर्गन को लगभग 7,000 करोड़ रुपीस पे करने पड़े इन एलिगेशंस को सेटल करने के लिए। अब वो तो अमाउंट देकर बाजू में हो गए, जो आम इन्वेस्टर्स इसमें फंस गए उनका क्या। तो उस टाइम पूरी दुनिया की ये सबसे बड़ी स्पूफिंग पेनल्टी थी। तो साथ ही सवाल आते कि क्या जेल भी हुई है, तो हाँ, यूएस में इस तरह की चीजें होती है तो जेल भी होती है। ग्रेग स्मिथ को 2 साल की जेल और फाइन पे करना पड़ा, और माइकल नोवाक को 1 साल की जेल हुई और फाइन पे करना पड़ा। तो मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये कुछ ऐसी थियरी नहीं है, ये डेटा प्रूवन और कोर्ट प्रूवन हिस्ट्री है। तो उस टाइम कौन कौन से मार्केट मैनिपुलेट हुए थे, तो कॉमेक्स, NYMEX, बोथ आर ऑपरेटेड बाय CME ग्रुप, यानी कि वो सेम ग्रुप जिसका नाम अब भी आ रहा है। यही वो एक्सचेंज है वो जो ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस सेट करता है, फिर चाहे सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, प्लैटिनम की हो या फिर पैलेडियम की। अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ जाती है तो पूरी दुनिया भर में बढ़ जाती है, यहाँ पर प्राइस गिर जाती है तो पूरी दुनिया भर में गिर जाती है। अब सवाल ये भी आता है कि ये चीज़ गोल्ड में भी की जा सकती है, सिल्वर में ही क्यों? तो देखिए, गोल्ड के कंपेरेटिवली ना सिल्वर को मैनिपुलेट करना आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, सिल्वर की एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है, कमजोरी है, कि उसकी जो प्राइस है वो ह्यूज पेपर मार्केट में डिस्कवर की जाती है, क्योंकि जो एक्चुअल फिजिकल सिल्वर है वो काफ़ी छोटा है अमाउंट में। यानी जो पेपर टू फिजिकल रेशो है सिल्वर का वो 408:1 का है बस। यानी कि 1 आउंस ऑफ रियल सिल्वर के सामने हंड्रेड्स ऑफ पेपर आउंसेस ट्रेड किए जाते हैं थ्रू फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स और अनअलोकेटेड ETF के जरिए, मेनली कॉमिक्स और LBMA पर। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कोई फिजिकल सिल्वर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, और क्योंकि ये मार्केट छोटा है, यहाँ पर लिक्विडिटी कम है और हेवीली एल्गोरिदम ड्रिवन है, तो प्राइसेस को कम कैपिटल के साथ भी इधर उधर घुमाना थोड़ा आसान है। गोल्ड की जो केस है उसमें पेपर टू जो फिजिकल है उसका रेशो काफ़ी बेटर है। तो और जो ग्लोबल की सिल्वर प्राइसेस है इन्हीं पेपर मार्केट से डिसाइड होती है। इवन 1-2% का यहाँ पर पुश आ जाता है तो वर्ल्ड वाइड सिल्वर की प्राइसेस शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ 1% जो फिजिकल सिल्वर इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर चाहे वो सोलर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ज्वेलरी में हो, उससे प्राइसेस बढ़ रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं इस प्राइस से। तो ये जो फिजिकल सिल्वर यूज़ किया जा रहा है ये 1% भी नहीं है पूरे मार्केट का। 99% तो पेपर सिल्वर पर ये चीज़ें चल रही है, पेपर मार्केट पर चीज़ें चल रही है। फॉर कंपैरिजन गोल्ड इस तरह से बिहेव नहीं करता है। तो गोल्ड की बात करें तो बहुत डीप लिक्विडिटी है, क्योंकि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं इनके पास गोल्ड की बहुत भारी मात्रा में ओनरशिप है। साथ ही गोल्ड फिजिकली भी काफ़ी भारी मात्रा में अवेलेबल है, और इसीलिए गोल्ड के कंपेरेटिवली जो सिल्वर है वो वायलेंटली आगे पीछे होता है। और सिल्वर की हिस्ट्री अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये हमें क्लियरली बताता है कि इसे मैंने लास्ट के 1-2 वीडियो में बताया था भी कि ये एक डेविल्स मेटल है। क्यों? क्योंकि जितने फास्ट शूटअप होता है उतने ही फास्ट फॉल डाउन भी होता है। और मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने एक बार कहा था कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है दुनिया भर के वो चाहते हैं कि सिल्वर की प्राइसेस डाउन हो। दे आर पावरफुल इनफ कि वो लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में इवन एक्सचेंजेस को भी कुछ घंटों के लिए बंद गिरा सकते हैं। और जब मैंने वो सिल्वर का पहला वीडियो मेरा डाला तो उसके तुरंत बाद ही सिल्वर प्राइसेस क्रैश हो गई। एक और इत्तेफाक था, तो शायद ये पूरा साल ही इत्तेफाक का है। तो अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सिल्वर में, तो ये सारा डेटा दिमाग में रखिए कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो। और जाते थे इकाशी प्रो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट यहाँ पर चल रहे हैं। ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो सी यू इन द इकाशी प्रो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।